आप सभी का जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं अनिल सर का पुराना, मेरी क्वालिफिकेशन एमटेक है और अभी मैं इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। आज अपन अभी जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। इसी के बेस पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था। इसमें अपन समझेंगे ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ था, और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसी के बेस पे अपने घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जनरेटर है, मोटर है, वो सभी इसी बेस पे काम कर रहे हैं। तो चलो अभी अपन डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में अपन क्या देखते हैं कि जितनी नंबर ऑफ लाइन किसी भी एक सरफेस से जो पास करती है, जितनी नंबर ऑफ लाइन किसी सरफेस को पास करती है उसको अपन फ्लक्स कहते हैं। तो अपन देखते हैं, अगर अपना ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी अपन एक सरफेस ले रहे हैं, ये अपना भी सरफेस है। तो फ्लक्स क्या है, जितनी नंबर ऑफ लाइन उस सरफेस से पास होती है उसको अपन मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो अभी यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपनी नंबर ऑफ लाइन क्या है, 4 है। तो अपना फ्लक्स क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है ये किस अपन यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये फ्लक्स है किस चीज़ से वेरी कर सकता है। तो नंबर 1, अगर यदि अपन मैग्नेटिक फील्ड यदि अपना चेंज हो तो ये नंबर ऑफ लाइंस जो इस सरफेस से गुजर रही है वो वेरी कर सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब क्या है कि या तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, या इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाए, तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है। अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा रेज पास करेगी। मतलब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ज़्यादा रेज पास करेगी। जब ज़्यादा रे पास करेगी इसी सरफेस से तो अपनी जो फ्लक्स रहेगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अपन देखते हैं कितनी नंबर ऑफ लाइन पास कर रही है इससे। फॉर एग्जांपल 7 लाइन पास कर रही है, तो अपना फ्लक्स अभी यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू वो 7 हो गई। और दूसरा ये कैसे चेंज हो सकता है, दूसरा ये इससे भी चेंज हो सकता है यदि अपना जो एरिया है, मतलब अभी अपनों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से ये फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो गई। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर दें अपन, एरिया कांस्टेंट रखे डिक्रीज कर देंगे, तब भी फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें अपना मैग्नेटिक फील्ड जो था वो वेरी कर रहा था। अभी अपन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को अपन कांस्टेंट रख देते हैं और एरिया को चेंज कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अपना कांस्टेंट है और एरिया चेंज कर देते हैं। तो पहले अपन ने ये एग्जांपल लिया, ठीक है। अभी अपन 4 है, अपन एरिया चेंज करेंगे। एरिया चेंज करेंगे तो मतलब क्या होगा, इसको ऐसे इंक्रीज कर दिया अपनों ने, एरिया को इंक्रीज कर दिया, तो जो यहाँ से रेज जा रही थी वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी एरिया चेंज करने से। तो भी क्या होगा, अपना फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ लाइन उस पर्टिकुलर सरफेस से जो पास कर रही है उसको अपन फ्लक्स कहते हैं। और ये किस पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया ए। तो इससे अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अपन मैग्नेटिक फील्ड बी के प्रोपोर्शनल है, वो इसके एरिया के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अभी अपन एक चीज़ और देखते हैं, अभी पिछले जो दोनों एग्जांपल लिए थे उसमें अपन क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर था जो परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के। ठीक है। मतलब ये जो अपना सरफेस था वो मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर रखा हुआ था। और कोई भी जो सरफेस होता है उसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। कोई भी जो सरफेस होता है उसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है।
तो इससे अपन ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले जो अपनों ने जो एग्जांपल लिए उसमें मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही थी। ठीक है, एरिया वेक्टर अपने सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इससे अपना कंक्लूजन निकलता है कि मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया की डायरेक्शन सेम ही थे जो पिछले दो एग्जांपल लिए। पर ऐसा हमेशा हो ये ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा हो, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं। ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, किसी पर्टिकुलर एंगल से आएगा, तो वो एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये एरिया वेक्टर है। इसके बीच में एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड अबाउट अगर डिफरेंट कोण से आ रहा है, तब भी जो फ्लक्स है वो वेरी करेगा डिफरेंट कोण से आएगा तो, क्योंकि उससे क्या होगा, इससे जो गुजरने वाली रेज होगी उनकी संख्या चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एंगल है अगर अपन ये वेरी करें तो भी फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। और इस एंगल को कैसे वेरी कर सकते हैं, जब अपन ये जो सरफेस है, ये जो अपनी सरफेस है, इसको अपन रोटेट करना शुरू कर दें। यदि इस सरफेस को अपन रोटेट करना शुरू कर दें तो एंगल वेरी करेगा। ठीक है, जैसे ये अपना सरफेस है, इस सरफेस को मैंने रोटेट करना शुरू कर दिया तो एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। सपोज करो भी ये अपना सरफेस है, तो एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अभी ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है तो अपना सरफेस इस डायरेक्शन में हो गया, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया। फिर ऐसे रोटेट करेगा तो इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं जब अपन सरफेस को रोटेट करते हैं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो जब अपन इस सरफेस को रोटेट करेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये जो एरिया वेक्टर है इसके बीच का एंगल चेंज होगा। ठीक है, इसके बीच का एंगल चेंज होगा। इससे अपन देख सकते हैं कि अगर अपन इस फील्ड को रोटेट भी करते हैं, अगर सरफेस को अपन रोटेट करते हैं तो भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो इन बेस पे अपन यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है और इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये कौन से पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये ए है। ठीक है, इसका अगर अपन ये अपना बी वेक्टर है, अभी ए को मान लो इस सरफेस के पैरेलल में है, बी वेक्टर इंक्लाइंड में है। बी का अपन कंपोनेंट लेते हैं, बी का अगर अपन इस एरिया के डायरेक्शन कंपोनेंट लेते हैं तो वो क्या आएगा, बी कोस थीटा। और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो बी साइन थीटा। तो अपन यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बी साइन थीटा जो है वो अपने सरफेस के पैरेलल है। ठीक है, ये अगर अपना सरफेस है और इधर वो पैरेलल है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का तो इस पर रोटेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे पैरेलल गुजर रहा है। जो बी कोस थीटा है वो इसके परपेंडिकुलर से गुजर रहा है, तो इसको रोटेट करने पे बी कोस थीटा पे फर्क पड़ेगा, इसको रोटेट करेंगे तो। ठीक है, तो जो अपना फ्लक्स होगा वो किस कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, बी कोस थीटा पे। बी साइन थीटा का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे अपन लिख सकते हैं जो फ्लक्स रहता है वो क्या रहता है, एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर रहता है। फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है, इसकी कोई भी दिशा नहीं रहती है, डायरेक्शन नहीं रहती है। तो फ्लक्स जो रहता है वो एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उनके सदिश अदिश प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं रहती है। तो जब कोई भी वेक्टर रहता है, अपन वेक्टर प्रोडक्ट में देखते हैं कोई भी चीज़ है, ए और बी है, इनका अदिश मल्टीप्लिकेशन जो है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। और अगर ये जो वेक्टर है उनका सदिश गुणनफल अगर यहाँ पे है, सदिश गुणा है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट है, तो फाई क्या हो गया, बी ए कोस थीटा। थीटा ये एंगल है यहाँ पे, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए इसका एरिया है। तो ये अपन पढ़ा भी फ्लक्स क्या चीज़ है। ठीक,
अब अपन इस फ्लक्स के बेस पे जो फैराडाइज ने लॉ दिए थे वो इस फ्लक्स के बेस पे दिए थे उन्होंने, तो अभी अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ। जो फैराडे थे उनके ऑब्जर्वेशन क्या थे, उनके ऑब्जर्वेशन ये थे, तो पहले अपन इनके ऑब्जर्वेशन लेते हैं। फैराडेज के ऑब्जर्वेशन क्या थे, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अभी चलो अपन मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं क्रॉस से। ये अपन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें अगर ये कोयल रखी हुई है, कंडक्टर कोई भी कोयल रखी हुई है, तो अगर ये फील्ड बी चेंज होता है, अगर फील्ड बी चेंज होता है तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अगर फील्ड चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड के कारण इसमें एक करंट फ्लो करेगी। ठीक, उनका एक ये ऑब्जर्वेशन था, अगर ये बी चेंज होता है तो कोई भी कंडक्टर कोयल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। एक ऑब्जर्वेशन उनका ये था। दूसरा उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बी तो कांस्टेंट है। अगर इसका एरिया चेंज हो रहा है, एरिया अपन कैसे भी चेंज कर सकते हैं। मान लो अपन ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्क्रू टाइप की चीज़ लगी हुई है, उसको अपन मूव करके इसके एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इसका एरिया चेंज हो रहा है तब भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण इसमें करंट फ्लो करती है। ठीक है। तीसरा उनका ऑब्जर्वेशन ये था तीसरा उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि मैग्नेटिक फील्ड बी भी कांस्टेंट है, एरिया ए भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, पर ये जो कोयल है वो रोटेट कर रही है। अगर ये कोयल रोटेट कर रही है तब भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। उनके 3 ऑब्जर्वेशन थे, तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन से अपन देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि अगर इस कोयल में से निकलने वाला फ्लक्स चेंज हो। अभी अपन ने पीछे देखा, अपने फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा था, बी पे, ए पे और थीटा पे। और जो फैराडेज लॉ थे वो भी यही थे एक प्रकार से देखें तो। एक बार वो बी चेंज कर रहे थे, एक बार एरिया चेंज कर रहे थे, एक बार ये इसको रोटेट कर रहे थे, तो वो करने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो अपन इस बेस पे ये कह सकते हैं कि अगर यदि ये फ्लक्स चेंज हो, फ्लक्स अगर चेंज हो तो क्या एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कंडक्टर कोयल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये जो कंडक्टर कोयल रहती है, जो कंडक्टर जो भी सरफेस रहेगी वो क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। कंडक्टर जो सरफेस रहेगी वो क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर ये सरफेस ओपन होगी तब इसमें ईएमएफ का इफेक्ट तो पड़ेगा, फ्लो नहीं करेगी। तो इसमें करंट फ्लो करने के लिए क्या होगा, ये जो सरफेस अपनी क्लोज होनी चाहिए। तो ये फैराडेज लॉ से अपन डिस्कस निकाल सकते हैं, मतलब उनके जो ऑब्जर्वेशन थे, इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने अपना रूल दिया। इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने अपना रूल दिया। उन्होंने ये रूल दिया कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा, उन्होंने बोला कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो फाई के चेंज पे डिपेंड करेगा।
ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू d∅dt। तो ये फेराडेज का लॉ था। जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो फाई पे डिपेंड करेगा। फाई के फ्लक्स है, और फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करेगा, बी, ए और कोस थीटा। तो इन तीनों को चेंज करने पे अपना फाई की वैल्यू चेंज होगी। अगर ये तीनों चेंज नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है और कोइल इसके अंदर रखी हुई है, ठीक है, बी और ए दोनों ही चेंज नहीं करे तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। अगर अपन यहाँ पे भी एक एग्जांपल और लेते हैं, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है और ये अपनी कोयल है, ये इसके अंदर मूव कर रही है, इसके अंदर की तरफ मूव कर रही है। तो जब शुरू शुरू में ये मूव करेगी तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो रेखाएं गुजर रही है वो चेंज होगी। अभी एक गुजर रही है, जब ये मूव करेगी, मान लो ये मूव करते करते यहाँ पे आ गई, तो इससे दो रेखाएं गुजरने लग गई, ठीक है, तो इससे इसका फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होती है इससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब मान लो यहाँ पे आ गई, अब यहाँ से अगर यहाँ पे जाती है, यहाँ से अगर यहाँ पे जाती है तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी दो ही था, यहाँ भी दो ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इस केस में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट तभी फ्लो करेगा जब ये फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। अगर ये फ्लक्स चेंज नहीं होता तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो कोयल है वो क्लोज्ड होनी चाहिए, क्लोज्ड होगी तभी करंट फ्लो करेगा। अगर अपन देखते हैं, अगर ये करंट क्लोज, कोयल अगर क्लोज नहीं होती है तब क्या होगा, मान लो वो जो कोयल थी, जो कंडक्टर था यहाँ पे, वो क्लोज नहीं है, वो कंडक्टर जो क्लोज नहीं है, तो इसकी लेंथ अगर L मान लेते हैं अपन, तो क्या होगा, इसके चारों तरफ एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा पर करंट फ्लो नहीं करेगी, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनेगा, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी, ये सपोज करो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर कोई भी चार्ज है Q, ठीक, अगर वो चार्ज मूव करता है, अगर वो चार्ज मूव करता है, फोर्स लगता है, इस चार्ज पे फोर्स लगता है Q V क्रॉस B। यहाँ पे B क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, V क्या है, वेलोसिटी है, Q चार्ज है। तो जो भी अपना कंडक्टर रहता है उसके अंदर भी चार्ज रहता है। तो कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूवेबल रहते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या इधर इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। जब ये जो कंडक्टर है इसमें पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ, तो ये जो बैटरी बिहेव करना शुरू कर देगा, बैटरी के दो टर्मिनल जैसा बन गया, तो इसके चारों तरफ एक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसमें करंट तभी फ्लो करेगा जब ये पूरा एक क्लोज पाथ बने। अगर इसको अपन कहीं किसी से जोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर अपन गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया तो इसमें करंट फ्लो करेगा और वो करंट अपन यहाँ गैल्वेनोमीटर पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो जो क्लोज पाथ नहीं रहेगा तो उसमें मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके चारों तरफ फील्ड जनरेट हो जाएगा और इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फैराडेज ने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई क्लोज्ड कंडक्टर है, क्लोज्ड कोयल है और वो मूव कर रही है या फिर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या उसका एरिया चेंज हो रहा है या उसका एंगल चेंज हो रहा है, तो उसके कारण उसमें के अंदर फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होगी, I इक्वल टू d∅dt। तो ये जो करंट इंड्यूस्ड होगी वो इस फाई के चेंज पे डिपेंड कर रही है। जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है वो इस फाई के चेंज पे डिपेंड कर रही है, वो इस चीज़ पे नहीं डिपेंड कर रही है कि ये फाई की वैल्यू कितनी है, वो फाई की वैल्यू पे नहीं डिपेंड करके इसके चेंज पे डिपेंड कर रही है। तो अगर अपन ऐसा कहें कि अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो ज़्यादा करंट होगा उसमें, ऐसा नहीं कह सकते अपन ये कह सकते हैं कि जितना उसमें चेंज हो रहा होगा उस चेंज की रेट पे ये जो अपना फाई डिपेंड करेगा। तो चेंज की रेट को एक बार अपन ऐसे समझते हैं,
ये अपनों ने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये अपनी कोयल है, कोयल के दो सिरों को उन्होंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए अपन कोई भी चुंबक ले लेते हैं, उसका एक रिप्रेजेंट कर देते हैं, दूसरा सिरा एस रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो एस से अपने को पता है रेज निकलती है, ऐसे इससे रेज जा रही है, ठीक है। जब ये मैग्नेट जो अपनी ये चुंबक है जिसको मूव करेंगे, इसके पास लाएंगे, तो जो रेज है जो यहाँ से जा रही थी वो इसके अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर से निकलनी जब शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो अपने गैल्वेनोमीटर पे यहाँ पे अपन उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर अपने करंट मिलेगी। जब इसको दूर ले जाएंगे, जब इसको अपन दूर ले जाएंगे तो इससे गुजरने वाली रेखाएं वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो रेखा ऐसे जा रही है ऐसे, वो जैसे जैसे दूर जाती जाएगी उसका एक स्लोप आ जाएगा, तो इसके बाहर से निकलने लग जाएगी, इसके बाहर से निकलने लग जाएगी, तो इसमें जो फाई जा रहा है वो कम हो जाएगा, जो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स चेंज होगा तो भी इसके कारण इसमें करंट इंड्यूस्ड होगी। मतलब यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं कि इस चुंबक को अपन दूर ले जा रहे हैं और नज़दीक ला रहे हैं, तो इसमें फाई चेंज हो रहा है, और जो फाई चेंज हो रहा है उसकी वजह से इसमें करंट जनरेट हो रही है, ठीक है। अगर अब अपन इसी चुंबक को बहुत तेज़ी से दूर ले जाए, पास लाए बहुत तेज़ी से, तो क्या होगा, जो इसके अंदर फाई चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू चेंज होगी, उतनी तेज़ी से चेंज होगी। तो अपनों ने अभी पीछे देखा था जो करंट है वो डी फाई बाई डी टी, डी फाई के चेंज इन फाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के अकॉर्डिंग फाई में चेंज होगा, जितना ज़्यादा चेंज होगा उतनी ही ज़्यादा करंट इसमें इंड्यूस्ड होगी, ठीक है। तो इससे अपन ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि जो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट है वो चेंज पे डिपेंड कर रही है, पर इस फाई का चेंज एक पर यूनिट में कितना होता है, पर यूनिट टाइम में कितना होता है, उस पर डिपेंड कर रही है, न कि इसके स्ट्रेंथ पे, ठीक है। ये अपना फैराडेज लॉ था, उनके लॉ से अपनों ने ऑब्जर्व किया कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो चेंज इन फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स रहती है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी जो फ्लक्स चेंज होगा, तो उसकी डायरेक्शन के लिए जो उन्होंने लॉ दिया था वो थे लेंज ने ये लॉ दिया था। इन्होंने बताया था कि जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इनका ये स्टेटमेंट था, जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा उस चीज़ का अपोज करेगी जिसके कारण वो जनरेट हुई है, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। तो इस चीज़ को भी अपन समझते हैं कि डायरेक्शन अपनी किस साइड में जाएगी। अपन अभी ये ऑब्जर्व करते हैं, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये अपनी कंडक्टिंग कोयल है, ठीक। इसके अंदर जो अपना फील्ड इंड्यूस्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल इस बी को अपन वेरी कर रहे हैं, ये बी जो है अपना वेरिएबल है, तो इसके कारण जो फील्ड इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो उस डायरेक्शन में फ्लो करनी चाहिए जो इसका अपोज करे, इस बी का अपोज करे उस डायरेक्शन में फ्लो करनी चाहिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन अपन राइट हैंड रूल से निकालते हैं। इसमें अगर ऐसा रहता है, अभी क्या है, अगर अपन ये मानते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड अपना बोर्ड के अंदर की साइड में है, बोर्ड के अंदर की साइड में है, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस्ड होगा, एक अपन को ये भी पता है कि अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करती है तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो अब क्या है, इस बी में चेंज के कारण इसमें करंट फ्लो करेगी, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसका अपोज करेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड साइड में आनी चाहिए। ये बी के अपनों ने इनवर्ड माना है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बनना चाहिए। तो अब अपन इस राइट हैंड रूल से अपन ये निकाल सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये जो थंब है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, ये जो फिंगर्स हैं अपनी ये उस डायरेक्शन में अपने को रोटेट करानी है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो अब अपने को यहाँ पे ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन साइड इन है, तो अपना थंब क्या है, बोर्ड के आउटसाइड डायरेक्शन में रहना चाहिए, आउट डायरेक्शन में रहना चाहिए। ये बोर्ड के आउट डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये, ठीक है। तो इससे अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। ये उन्होंने लेंज ने
जो लेंस थे उन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो हमेशा उस चीज़ का अपोज करेगी जिसके कारण वो जनरेट हुई है। ठीक है, तो इसके कारण जो जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो इसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अभी अपन चलो ये और देखते हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है अपना, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। ये कोयल अपनी यहाँ पे है, ठीक है, ये कोयल अपनी यहाँ पे है। अपन ये मानते हैं कोयल इससे दूर जा रही है। ये कोयल अगर इससे दूर जा रही है, ये कोयल अगर अपनी इससे दूर जा रही है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसका सपोर्ट करेगा। दूर जा रही है तो इसके कारण इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसका सपोर्ट करेगा। दूर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें कम हो रहा है तो ये उस चीज़ का अपोज करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगी। ठीक है, तो इसे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, ये इस हिसाब से है। तो ये जो रहेगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस बोर्ड के अंदर वाली डायरेक्शन में आएगी, और बोर्ड के अंदर वाली डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की आएगी तो अपनी करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, इसमें अपनी करंट की डायरेक्शन ये आएगी। ठीक, अगर इसको अपन पास में लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो रही है तो इसका अपोज करेगी, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक, तो इसलिए अपन अगर ये अभी पहले अपन देखा था इक्वल टू d∅dt, अभी अपन इक्वल टू -d∅dt, या पॉज कर रही है इसलिए अपन यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो लेंज ने एक्सप्लेन किया कि जो ये इंड्यूस्ड करंट है हमेशा उसका अपोज करेगी जिसके कारण वो जनरेट हो रही है। अभी अपन क्या है, ये जो फैराडेज लॉ, लेंज लॉ ये पढ़े तो अपन फाइनली ये लिख सकते हैं कि I = -d∅dt। d∅dt ये अपन को फैराडेज लॉ से समझ आ गया था, माइनस लेंज लॉ से समझ आ गया कि जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो क्या हमेशा उस चीज़ का अपोज करेगी जिसके कारण वो जनरेट हुई है। ठीक, ये फैराडेज लेंज लॉ हो गए। इनसे अपन EMF, इंड्यूस्ड EMF का कंसेप्ट समझ गए। जो इंड्यूस्ड EMF का कंसेप्ट है इसी के बेस पे आजकल अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इससे पहले जो अपन इलेक्ट्रिसिटी लेते थे वो अपन बैटरी से लेते थे। ठीक है, बैटरी कॉस्टली है, अपन बैटरी बनाई फिर अपन सप्लाई ले पाते थे और सिर्फ DC सप्लाई ही ले पाते थे। इंड्यूस्ड EMF के कारण अपने को समझ आया कि बिना बैटरी के भी अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसी होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने अपने क्या करने पड़ेगा, ये मान लो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपनी कोयल है और ये एक अपनों ने इस पर शाफ्ट लगा दी। तो अभी अपनों ने पढ़ा कि अगर ये बी चेंज होगा तब भी इसमें इंड्यूस्ड EMF आएगा, अगर ये एरिया चेंज होगा तब भी इसमें इंड्यूस्ड EMF आएगा, और अगर ये जो शाफ्ट है इसको अपन घुमाएं, रोटेट कराएं तो ये कोयल रोटेट करेगी तब भी इसमें इंड्यूस्ड EMF आएगा। ठीक, ये तीनों में से कोई भी चीज़ वेरी करके अपन इंड्यूस्ड EMF ले सकते हैं। तो भी इसी बेस पे अपन आजकल थर्मल पावर प्लांट या जो भी अपना पावर प्लांट है उसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो उन सब में अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस कोयल को रोटेट करा रहे हैं, उसमें अपन क्या कर रहे हैं, इस कोयल को रोटेट करा रहे हैं। ठीक, इसको रोटेट कैसे करा सकते हैं, मान लो ये एक रोड है वो इस कोयल से जुड़ी हुई है। अगर इसको अपन वाटर फ्लो पे रख दें, मतलब कहीं कोई अपना हिल है ये और यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, अगर अपन इस रोड को उस वाटर फ्लो में रख दें तो पानी का जो प्रेशर होगा, पानी के प्रेशर से ये जो रोड है वो रोटेट करना शुरू कर देगी। ये जो रोड रोटेट करेगी तो कोयल रोटेट करेगी तो क्या बी और ए के बीच का एंगल चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन पास वाटर सोर्स नहीं है तो अपन ये कर सकते हैं कि अपन इस पर स्टीम अप्लाई कर सकते हैं, इस पर स्टीम अप्लाई करके इसको मूव कर सकते हैं। और पानी की स्टीम बनाने के लिए क्या करेंगे, पानी की स्टीम क्यों चाहिए, अपने को इस पर प्रेशर बनाना है। ठीक है, और पानी की स्टीम बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कोयले का उपयोग कर सकते हैं, जो अपन थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। थर्मल प्लांट बेसिकली कोयले को गर्म करते हैं, उससे स्टीम बनती है। स्टीम का क्या प्रेशर बहुत हाई रहता है, उसके कारण ये रोड मूव करती है। दूसरा अपन स्टीम कैसे बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से बना सकते हैं, तो अपन न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी अपन पानी की स्टीम बनाते हैं, वो न्यूक्लियर एनर्जी से बनाते हैं और ये रोटेट करती है, साफ्ट रोटेट करती है, तो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अपने जितनी पावर प्लांट है वो इसी कंसेप्ट पे ही काम कर रहे हैं। ठीक, तो जब अपन ये समझे कि अपन EMF इंड्यूस कर सकते हैं, उसी के बाद में अपने थर्मल पावर प्लांट की फंक्शनिंग आई
और अपन को समझ आई कि अपन बिना बैटरी के भी बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक, अभी इसके आगे अपन इन सब का यूज़ पढ़ेंगे। जितनी भी मोटर है सब में इसी का यूज़ है, जितने भी जनरेटर हैं उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूज़ है।